इन्नमल मुअमिनून इख्वतुन। एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, प्रोग्राम एक हूँ मुस्लिम के साथ आपका मेज़बान अब्दुल्ला अलमज़ेब हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन किराम, आज हम बात करेंगे अप्रैल फूल क्या है, इसकी हकीकत और किस कदर भयानक नताइज इसके मुआशरे में मंजर-ए-आम पे आ रहे हैं, सामने आ रहे हैं। क्योंकि आज यकम अप्रैल है। यकम अप्रैल के हवाले से लोगों का ये कहना है, आम मुआशरे में ये एक रिवायत पड़ गई है कि एक दूसरे के साथ आप झूठ बोल सकते हैं, फ्रॉड कर सकते हैं। और ऐसे में बहुत सारे यानी हमने देखा है कि मुआशरे में बहुत सारी बिगाड़ पैदा हो रही है। कहीं किसी का ख़ानदान उजड़ जाता है, कहीं आप किसी को यानी अप्रैल फूल की ज़द में ला के उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर सकते हैं। कोई ऐसा झूठ बोल के, कोई ऐसा फ्रॉड करके किसी को दिली सदमा पहुंच सकता है। और बहुत सारे वाक़यात ऐसे रूनुमा हुए भी हैं। चूँकि आज यकम अप्रैल है तो इस हवाले से बात करना बहुत ज़रूरी है। साथ में हम बात करेंगे ख़वातीन पर तशद्दुद के वाक़यात मंजर-ए-आम पे आ रहे हैं। आजकल हम देख रहे हैं मीडिया पे तरह तरह की ख़बरें हम तक पहुंच रही हैं, बिलख़ुसूस सोशल मीडिया पे, कि कहीं हम देख रहे हैं कि शौहर ने बीवी को तशद्दुद का निशाना बनाया। क्या वजूहात हैं, क्यों ऐसे यानी दिल दहला देने वाले वाक़यात, यानी ऐसे वाक़यात। ठीक है, अगर शरीयत ने शौहर को ये हक़ दिया है कि वो बीवी को मार पीट, उसका हक़ है, लेकिन अजीब व गरीब ख़बरें आ रही हैं। जिस तरह आपको मालूम है कि लाहौर में अस्मा नामी जो लड़की के साथ हुआ, जो उसके शौहर ने उसके साथ सलूक किया। आज ही हमने एक ख़बर हमें मौसूल हुई है कि चिन्योट में एक शौहर ने अपनी बीवी को इस वजह से तशद्दुद का निशाना बनाया कि जब वो घर आया, उसने बीवी को कहा कि मैं जुआ खेल रहा था और जुए में मैंने आपकी शर्त लगाई थी और अब मैं तुझे हार गया हूँ, हार के आया हूँ। जब बीवी ने आगे से इस्तिफ़सार किया तो आगे से उसको तशद्दुद का निशाना बनाया। यानी ऐसी ऐसी ख़बरें। अब यहाँ पे एक तरफ अगर हम देखें तो लिबरल एक बयानिया है जो कहता रहता है कि मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी। क्या ख़वातीन जो इस कदर जरी हो गई, दलेर हो गई, ये तासुर इनको इस बयानिए से मिला है? क्या वजह है, हमारे मुआशरे में ये वाक़यात क्यों बढ़ रहे हैं? इसी तरह हम बात करेंगे आज ही, चूँकि यकम अप्रैल है और हुकूमत ने पहले से कहा था कि यकम अप्रैल को हम तेल की कीमतों में इजाफ़ा करेंगे। ज़ाहिर बात है, जब किसी भी मुल्क में तेल महंगा होगा तो उसकी सारी जो अशियाई ज़रूरत हैं उनके ऊपर इसका बराह रास्त असर पड़ता है। तो हुकूमत के पास क्या मुआशी पॉलिसी नहीं है? क्योंकि नई हुकूमत जब आई है, अगरचे करप्शन के केसेस तो सामने नहीं आए, लेकिन महंगाई भी काबू इनसे नहीं हो पा रही है। क्या वजह है? क्या पिछले कर्ज़ों का बोझ है, या आइंदा कोई ऐसी यानी लाइहा अमल है जिससे यानी कौम को खुशी मिलेगी, लेकिन वक्ती तौर पे ये महंगाई है, या ये जो जिन महंगाई का हमारे ऊपर सवार है ये सवार ही रहेगा? साथ में हम बात करेंगे ग्रेटर इसराइल की तरफ अमेरिका की वसातत से इसराइल जो पेशकदमी कर रहा है। अभी हाल ही में उसने गोलान की पहाड़ियों पे जो नाजायज़ कब्ज़ा किया है, और ज़ाहिर बात है इसराइल को अमेरिका की सरपरस्ती हासिल है, तो वो आए रोज़ आगे बढ़ रहा है। इसराइल तो एक अरसे से उसने गासिबाना अपनी रियासत कायम की हुई है, लेकिन वो और उसके साथ मगरबी ममालिक, अमेरिका की सरपरस्ती, वो तो ठीक हैं, जिस तरह हमें हमारी शरीयत कहती है कि कुफ़र एक ही मिल्लत है। लेकिन इसके बरक्स हमारी जो मिल्लत है, मुस्लिमा उम्मत मुस्लिमा है, वो कहाँ पे खड़ी है? इस हवाले से उम्मत मुस्लिमा का क्या रद्द अमल है? बहुत बड़े बड़े ममालिक हैं, इस्लामी ममालिक हैं,
इनका क्या रद्दअमल सामने आया है, क्या होगा, क्या आहिस्ता आहिस्ता जो इसराइल पेशकदमी कर रहा है, जो उसने ग्रेटर इसराइल का एक नक्शा दिया है, जो एक नज़रिया दिया है, क्या वो उसकी तरफ बढ़ रहा है और क्या वो कामयाब हो जाएगा, और उम्मत मुस्लिमा को क्या करना चाहिए, बिलखुसूस मुस्लिम हुक्मरानों को। आज के प्रोग्राम के मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में तशरीफ़ फरमाए जनाब फिरदौस जमाल साहब, तज्ज़ियाकार हैं, हमारे एंकर पर्सन हैं। बहुत शुक्रिया जमाल साहब, सलामत रहें, आपने वक्त दिया। इसी तरह नाजरीन, आज के दीगर मेहमानानी गिरामी में जो मुआशी पॉलिसी है और महंगाई का जो बेकाबू जिन है, इस हवाले से हमारे साथ माहिर मुआशियात जनाब मुस्लिम हसनी साहब होंगे। उनसे हम बात करेंगे कि क्या वो तजवीज़ पेश करते हैं हुकूमत के लिए। ख़वातीन पे जो बढ़ता हुआ तशद्दुद है, इसमें ज़िम्मेदार हम किस को ठहराएँ? ये ख़वातीन को कसूरवार ठहराएँ या मर्द हज़रात को? इस पे चूँकि सोशल मीडिया पे गर्मा गर्म बहस हो रही है, तो इस हवाले से हम डॉक्टर शहनाज गाज़ी साहिबा उनसे बात करेंगे। जामिया कराची से वो उनका ताल्लुक़ है, वहाँ से उनको लेंगे और उनसे बात करेंगे कि इसमें कौन कसूरवार और कौन ज़िम्मेदार है। जमाल साहब, बात करते हैं अप्रैल फूल के हवाले से, क्या हकीकत है इस दिन की, और जो हमारे मुआशरे में ये कैसे परवान चढ़ गया? यानी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे मुआशरे में आ जाती हैं मगरिब से, या फिर यूनानी एक तहज़ीब से, या फिर चूँकि हम इंडिया के साथ रहे हैं, हमारा बरे सग़ीर में जो हिंदू रस्म व रिवाज हैं वो भी हमारे ऊपर थोड़े से गालिब हैं। तो ये कहाँ से आया, ये अप्रैल फूल जो एक यहाँ पे हमारे मुआशरे में परवान चढ़ा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले अब्दुल्ला साहब, आपका शुक्रिया कि आपने मौका दिया एक मुस्लिम के इस खुसूसी प्रोग्राम में। देखें, अप्रैल फूल के हवाले से हमें तीन तरह से देखना होगा इसको जी। एक इसकी हिस्टोरिकल क्या हैसियत है, इसकी क्या तारीख क्या है, कहाँ से शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ जी। और दूसरा पहलू है जिसका हम को शरई हवाले से देखेंगे कि शरई हवाले से हमारी शरीयत में कितनी गुंजाइश है इस पर, क्योंकि इस हवाले से भी बात हो रही है। और तीसरा पहलू हमारा समाजी पहलू है कि हमारे माशरे में इस तरह के रस्म व रिवाज का क्या मुस्बित या मनफी असरात पड़ते हैं। इन तीनों का हम जायज़ा ले लेंगे। अगर तारीख़ी हैसियत से बात करें, इसमें जितनी भी रिवायत मिलती हैं कि इसकी इब्तदा कैसे हो गई, इसका आगाज़ कैसे हुआ, ये कहाँ से शुरू हुआ, तो मुतज़ाद किस्म के रिवायात मिलती हैं, अक़वाल मिलते हैं, रिवायतें चीज़ें मिलती हैं। लेकिन जो 4-5 मशहूर जो मगरबी मुफ़क्किरीन के मुसन्निफ़ीन के अक़वाल हैं अप्रैल फूल के हवाले से, एक तो यह है कि 17वीं सदी से पहले तक आपके फ़्रांस में, आपके जो मगरबी ममालिक है, वहाँ जो है जो तारीख़ चलती थी, साल का जो स्टार्ट होता था, आगाज़ होता था, वो जनवरी से नहीं होता था, वो अप्रैल से होता था। यकुम अप्रैल से नए साल का आगाज़ होता जिस तरह हमारे यहाँ जनवरी में है ये इस्लामी महीना। बिल्कुल। अभी भी ईरान के अगर आप कैलेंडर को उठा के देखें, ईरानियों के यहाँ ये अभी भी नौरोज़ के नाम से वो अभी भी उनका स्टार्ट जो है उनके नए साल का, ईरानी नए साल का, वो अप्रैल से होता है। ठीक है, मार्च के एंड और अप्रैल से शुरू होता है। तो ये हुआ है कि जब फ्रांस में आगाज़ हुआ कि नहीं जी हमने क्या करना है, चेंज करना है, अप्रैल से हमने शिफ्ट होना है किस तक, जनवरी के लिए। तो वहाँ पे ये हुआ कि चूँकि मीडिया इतना फास्ट नहीं था उस वक्त, ज़राए इब्लाग इतने ज़्यादा तेज़ नहीं थे, तो बहुत सारे जो पीछे के इलाक़ों में थे, देही इलाक़ों में थे, उनको ये ख़बर नहीं हुई कि वहाँ पे जो तारीख़ है वो तब्दील हुई है। तो 2 मकतबे फ़िक्र, 2 स्कूल ऑफ थाट्स वहाँ पे तश्कील पाए। एक जो है पहले जो रिवायत पसंद थे, उन्होंने अप्रैल से ही उस महीने का आगाज़ शुरू कर दिया, रखा उसी को, उनको ख़बर नहीं हुई। दूसरे जो जनवरी पे शिफ्ट हो गए, तो जो जनवरी पे शिफ्ट हो गए थे उन्होंने क़दामत परस्त का उनको ताना दे दिया और उनके इस अप्रैल का मजाक उड़ाया, उनके इस अप्रैल का मजाक उड़ाया, उसका ठट्टा किया। तो वो एक सिलसिला चलता निकला जो तारीख़ से मुंसलिक था, उनके दिन से मुंसलिक था। एक तो ये रिवायत आती है। दूसरी रिवायत ये आती है कि आपके 21 मार्च जो होता है, इसमें आपका मौसम तब्दील होता है, आप बाहर की तरफ जाते हैं। अप्रैल का जो आप माने भी उठा के देखें तो उसका माना यही है कि उसमें क्या है, फूल खिलना, ठीक है ना, दिन होता था। वेंस उसका नाम था। तो उस दिन जश्न मनाया जाता, शराब पी जाती, और शराब में फिर आदमी अपने काबू में नहीं रहता है, तो झूठ भी बोलना है, बकवास करना है। तो उस दिन को जो मन में आए वो करना है। वो 21 मार्च से यकुम अप्रैल तक की ये सिलसिला चलता रहता।
ठीक है। ये हाँ, त्योहार तो जो उसमें एक बाद में एक और चीज़ अडॉप्ट हो गई, एक और फिक्र उसमें अडॉप्ट हो गई, वो ये कि ये जो साल के जो मौसम तब्दील होते हैं, मतलब 21 मार्च को आके जो मौसम तब्दील होता है, ये कुदरत हमसे खिलवाड़ करती है, कुदरत हमसे खेलती है, कुदरत हमारे साथ मजाक करती है। तो उन्होंने कहा कि कुदरत जब हमसे मजाक करती है, हमारे मौसम तब्दील करती है, कभी हमें गर्मी देती है, कभी सर्दी देती है, तो हम भी कुदरत से मजाक करें, हम भी अपने आप से मजाक करें। तो उन्होंने एक दूसरे से मजाक, झूठ और फ्रेब शुरू कर दिया उस एक फ़िक्र को लेकर। एक फिर तीसरा जो नुक्ते नज़र वो ये है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से मंसूब है कि इस दिन उनको सज़ा हुई थी, उस अदालत में वो पेश हुए थे और वहाँ पे उसको हज़रत ईसा की तौहीन का पहलू इस दिन से निकाला है उन लोगों ने। एक चौथा जो नुक्ते नज़र है, जो ज़ाहिर है कुछ मुस्लिम मुफक्किरीन ने इसको प्रमोट किया है, मैं भी उसकी मतलब मैं जो नहीं इल्म की कितनी इसमें सदाकत है कि स्पेन के अंदर इस दिन जो है मुसलमानों का कत्लेआम हुआ था, उनको ले जाके एक बहरी बेड़े में उनको समंदर बर्द किया गया था। जो कुछ भी हो, इन सारी रिवायत में कोई एक भी रिवायत ऐसी नहीं है जिसमें आप इस दिन को खुशी के तौर पे मनाया है। जितनी रिवायत हैं तारीखी, उन तमाम रिवायत में या तो तवहुम परस्ती है, या कत्ल गारत है, या झूठ और फ्रेब है, या क्या है, इस्तेहसाल है, एक दूसरे की इस्तेहज़ा है, तौहीन है, तमस्खुर है और ठट्टा है। तो एक ऐसा दिन जिसमें ये सारी वाबस्तगियाँ हैं, पस मंज़र रखता है, आप उसको बतौर खुशी कैसे मना सकते हैं, ये एक सवाल अपनी जगह पर है। जी, अगर हम हिस्टोरिकल इसको देखें, अगर इसको शरई तौर पे हम देखते हैं अब्दुल्ला साहब, तो शरई हवाले से देखें, इसमें जो 2-4 चीज़ें होती हैं। एक, आप क्या करते हैं, झूठ बोलते हैं। इस दिन का बुनियादी नुक्ते नज़र कि आपने झूठ बोलना है, ठीक है। हमारी शरीयत झूठ के हवाले से इतनी सख्त वईदें हमारे पास झूठ के हवाले से है कि झूठ बोलने वाला जो है वो अल्लाह की लानत है उस पर, और झूठ बोलने वाले से जो है उसकी बदबू आ जाती है, और झूठ बोलने वाले, ठीक है, बहुत सारे मुनाफिक की निशानियाँ सारा। और दूसरा इसमें यह है कि झूठ बोल के आप दूसरे का नुकसान कर रहे होते हैं। जी बिल्कुल। कभी आपके झूठ की वजह से अगले वाले का नुकसान हो रहा है, और हम तो कहते हैं अल मुस्लिम मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानी व यदी, जिसके हाथ पैर से दूसरे का नुकसान ना हो, दूसरा महफूज हो जाए। और फिर तीसरी शरीयत के हवाले से मन तशब्बह बिक़ौमिन फहुव मिनहुम, दूसरों की जो कल्चर को, दूसरे के त्यौहार को आप अडॉप्ट करते, वो तो आप उनमें से हो गए, आप उनके तकलीद कर रहे हैं, उनके नक्शे कदम पे चलते हैं। हमारी शरीयत में इस तरह के तमाम इवेंट्स जिसमें नहीं है बिल्कुल, जिसमें झूठ का पहलू है। मुआशरती लिहाज से अब मैं उसकी तरफ आता हूँ। अब अगर इसको मुआशरती तौर पे आप देख लें अब्दुल्ला साहब, इसमें आपका जो समाज है, आपका समाज सिर्फ इंसानों का हुजूम नहीं है, इंसानों का इकट्ठ नहीं है, इंसानों का जमा होना नहीं है। उसमें रिवायात हैं, उसमें सकाफ़त है, उसमें कल्चर है, उसमें अखलाकियात है, उसमें आदाब है, उसमें सारी चीज़ें, मामलात है। हर एक सोसाइटी की, हर एक समाज की खूबसूरती होती है, एक उसका चेहरा होता है। अगर आप कुछ चीज़ें मगरिब से लेके आते हैं, कुछ चीज़ें मशरिक़ से लेकर आते हैं, कुछ चीज़ें कहीं से पकड़ते हैं, तो आपका समाज का वो हुस्न वो नहीं रहेगा, बल्कि क्या होगा, वो एक मेकअप ज़्यादा चेहरा हो जाएगा समाज का, जो बिगाड़ होगा, जिसका असल नेचुरल ब्यूटी उसकी नहीं रहेगी, खूबसूरती नहीं रहेगी। तो आप देखिए, सबसे पहले आपका मशरिकी हुस्न, आपके इस्लामी इक़दार बिल्कुल डिफरेंट है। जब आप ऐसे चीज़ों को अडॉप्ट करते, लेकर आते, ऐसे त्यौहार को, ऐसे कल्चर को, ऐसे इवेंट्स को, जिसका जो बुनियाद है वो आपके फ़लसफ़े से, आपकी फ़िक्र से मुतसादिम है। आपका दीन, आपका मशरिकी रिवायात आपको ये सिखा रही है कि दूसरों के साथ फ्रॉड नहीं करना है, दगा नहीं देना, झूठ नहीं बोलना है। तो जब ये चीज़ें आप बतौर इवेंट लेते हैं, बतौर एक दिन के लेते हैं, आप मुझसे झूठ बोलते हो, फ़ख्र महसूस करते हैं कि मैंने आपसे बड़ा झूठ बोला, आपको मैंने बड़ा धोखा दिया, आपको मैंने बेवकूफ़ ज़्यादा बना दिया। तो इसको क्या होता है, देखिए, एक तो बदकिस्मती से हमारे मुल्क में तो पहले ही मतलब हर दिन अप्रैल फूल है। हमारे सियासतदानों के जिस तरह के रवैये हैं, जिस तरह के झूठ है, कोई हमें झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं, जिस तरह का मीडिया है, जिस तरह के हमारे मुख्तलिफ इकाइयाँ हैं, रोज़ाना का झूठ और मुख्तलिफ किस्म का झूठ, फ्रॉड, और ये तो उसमें अप्रैल फूल की तो हमें गुंजाइश ही नहीं है हमारी कौम के लिए। लेकिन उसके बावजूद इस तरह के दिन को आप अडॉप्ट करते, उसके साथ फिर बहुत, उसको कहते हैं हम खल्फियात, उसके जो पस मंज़र हैं वो भी आपके साथ साथ चले आते हैं। तो इसमें एक बुनियादी उनसर क्यों ऐसे दिन हमारे माशरे में हम मनाते हैं, उसकी बुनियादी वजह यह जब आपका माशरा अखलाकी तौर पे कमज़ोर हो जाए, इन्हितात, काहिश व इदबार, तनज़्ज़ुल का शिकार हो जाए, उसकी अपनी रिवायत कमज़ोर पड़ जाए, तो फिर बाहर का असर ज़्यादा हो जाता है।
तो ये तीन चीज़ें हैं जो हिस्टोरिकल, शरई और समाजी तौर पे हमें इस इशू को देखना चाहिए। अच्छा, बाज़ लोग कहते हैं जमाल साहब कि इसको हम यानी शरीयत का टच नहीं दे सकते, क्योंकि एक खुशी मनाते हैं, जिस तरह आपने भी फरमाया कि लोग ये कहते हैं कि खुशी का दिन है, क्या हुआ जो एक दूसरे को हमने थोड़ा सा हंसाया, मुस्कुराया। लेकिन अगर दूसरी तरफ हम देखते हैं, मसलन मैं आपसे एक झूठ बोलता हूँ, खुदा न खास्ता ऐसा झूठ कि जिससे हो सकता है आपको कोई दिली सदमा पहुँचे, हो सकता है मैं आपको कहूँ कि यार फलां बंदे ने ये कहा आपके बारे में, आप उठ के उसके साथ लड़ाई करें। जहाँ हम कहें कि प्यास है, यहाँ इस्लाम ने हमें कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। आपको देखिए जायज़ बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे रास्ते। आपका हर दिन खुशी का दिन होना चाहिए, हर वो दिन जब आप, लेकिन आपकी खुशी ये सोचना चाहिए कि हमारी खुशी किसी के गम का बायस न बने, बिल्कुल ऐसे, किसी के सदमे का। जी बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं नाजरीन। अप्रैल फूल के हवाले से ये उसकी तारीख़ी हकीकत और शरई हकीकत और मुआशरती उसकी जो बुराइयां हैं वो भी हमारे सामने, जिस तरह जमाल साहब ने फरमाया कि अगर हम पिछले साल की रिपोर्ट देखें, ये चीज़ें हम सोचते नहीं हैं, कोई भी ये नहीं सोचता। अच्छा, इसमें एक और चीज़ मैं इजाफा करूँ अब्दुल्ला साहब, ये देखें बदकिस्मती से बहुत सारे ऐसे दिन जो हमारे यहाँ बड़े ज़ोर शोर से मनाया जाना शुरू हो गया, मगरिब में वो दम तोड़ चुके हैं। अप्रैल फूल खुद मगरिब के अंदर इस वक्त नहीं मनाया जाता है किसी मुल्क में, लोगों को नहीं पता होगा अप्रैल फूल है आज। इवन वैलेंटाइन डे आपके यहाँ जो मनाया जाता है, हमारे कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ में, स्कूलों में जाके जी बड़े ज़ोर शोर से मनाए जाते हैं, वो उनके मगरिब के यहाँ दम तोड़ चुका है। उनको फूल देने की, रोज़ देने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। बहुत सारे लोगों को वहाँ उस दिन जाके, आप फरवरी के उस दिन जाके पूछेंगे जी वैलेंटाइन डे, हैप्पी वैलेंटाइन डे, नहीं पता होता। लेकिन हमारे यहाँ चूँकि हम ज़्यादा वो जो से मुतासिर होते हैं, ज़हनी ग़ुलामी है, हम उनसे दो कदम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। जी, आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो ये चीज़ें हम पहले नहीं सोचते, बाद में जब हमारा खुदा न खास्ता कोई ऐसा वाक़या नाखुशगवार वाक़या पेश आता है, तब हमें अक्ल हमारी ठिकाने आती है। लेकिन ऐसी चीज़ों में पहले सोचना चाहिए। मसलन वैलेंटाइन डे है, कितने नौजवान निकलते हैं, लेकिन पीछे जब उनको पता चलता है उनकी अपनी बहन या उनकी बीवी या उनकी कोई रिश्तेदार खातून वो भी इसी काम में मुलविस निकल आती है, तो कितना एक सदमा है जब आप दूसरों के लिए इस तरह सोचते हैं। अगर आपके साथ वही अमल हो जाए, मसलन आप आज के दिन किसी को झूठ बोलते हैं कि यार फलां तुम्हारा वो दोस्त मर गया, शायद वो उसका दिल उसको अटैक हो जाए, शायद वो वहाँ पे सदमा उसे पहुँचे कि शायद उसका दिमाग ख़त्म हो जाए। अब्दुल्ला साहब, फिर ये कि सॉरी बात कर रहा हूँ, कुछ चीज़ें मरऊबियत की वजह से भी हमारे माशरे में इस तरह की रिवाज पाती हैं। उनकी रस्में, मसलन आप अगर उनकी रस्म को नहीं मनाते हैं तो ऐसे लगेगा कि जी आप जो है बहुत ज़्यादा आउट ऑफ डेट हैं, आप जो है ना बहुत ज़्यादा कदामत पसंद है, ये सारा। जबकि हमारे तो ये कि क्या है भाई जी, अपनी मिल्लत पर क़ियास अक़वाम मग़रिब से न कर, ख़ास से तरकीब में कौम रसूल हाशमी। हमारी तो निस्बत उस अजीम इंसान की तरफ है। हमें किस चीज़ की जो है ना मरऊबियत, हमें किस चीज़ का डर, हमें किस चीज़ का जो है ना कदामत पसंदी के ताने का खौफ। हम तो उस वक्त नबी पर ईमान लाते हैं जिसने ज़िंदगी के हर शोबे में हमें रोशनियाँ दी हैं, ज़िंदगी के हर शोबे में, ठीक है। तरक्तुकुम अला मिल्लतिन बैदा लैलुहा कनहारिया, जिसकी रातें भी दिन की तरह रोशन है, इसी मिल्लत पे हमें छोड़ा। लेकिन ग़ुलामी में बदल जाती हैं कौमों की और तकदीर। तो शायद हमारे साथ वही हुआ। आगे चलते हैं, बात करते हैं ग्रेटर इसराइल की तरफ। अमेरिका की सरपरस्ती में इसराइल पेशकदमी कर रहा है। इस वक्त गोलान की चोटियों पर इसराइल ने अपना कब्ज़ा जमाया हुआ है। ये यहाँ इसकी तारीख़ी हकीकत क्या है? क्या ये वाक़तन इसराइल का हिस्सा है जो वो बार बार ये बावर कराते हैं दुनिया को कि ये हमारे हिस्से थे? क्या हकीकत है? आगे इसराइल की सोच क्या है? इस पे हम एक वीडियो देखते हैं। वीडियो देखने के बाद हम आके बात करते हैं कि उम्मती मुस्लिमा कहाँ पे खड़ी है। आए रोज़ पहले अमेरिका ने अपना सफारतखाना अल-कुद्स में मुंतकिल कर दिया, तब हम खामोश रहे। वो एक एक यानी कदम आगे बढ़ रहे हैं, हमें आज़मा रहे हैं कि देखिए इनका रद्द-ए-अमल क्या आता है। जब हम खामोश होते हैं तो फिर वो एक कदम और आगे बढ़ते हैं, और यही सिलसिला भी चलते चलते खुदा जाने कहाँ तक पहुँचेगा, और हमारा क़िबले अव्वल खुदा ना करे कि फिर से हमारे हाथों से निकल जाएगा। अभी जो वहाँ की सूरत हाल है वो तो आप सबके सामने है, लेकिन मज़ीद ये सूरत हाल कितनी संगीनी इख्तियार कर जाएगी, ये तो हम दुआ ही कर सकते हैं और अपील कर सकते हैं उम्मत से, उम्मत मुस्लिमा के हुक्मरानों से। वीडियो देखने के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ रहें।
ग्रेटर इसराइल की जानिब पेशकदमी। गुज़िश्ता 70 सालों से इसराइल फ़लस्तीन और क़िबले अव्वल पर कब्ज़े समेत मशरिक़ी वुस्ता पर कब्ज़े के लिए कोशां हैं। 1948 में बरतानिया, अमेरिका, फ्रांस और दीगर इस्तेमारी ताकतों के आशीर्वाद से इसराइल ने फ़लस्तीन पर कब्ज़ा करके नाजायज़ इसराइली रियासत बनाई। दुनिया के 57 इस्लामी ममालिक बशमूल आलमी अरब ने इसराइल के इस गासिबाना फ़ैसले को तस्लीम नहीं किया। अक़वाम मुत्तहिदा भी इसराइली जारहियत और कब्ज़े के खिलाफ करारदादें पास कर चुका है, लेकिन इन सब करारदादों के बावजूद अमरीका इसराइल की पुश्तबानी से बाज नहीं आया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ओहदई सदारत संभालने के बाद इसराइल को फ़लस्तीन और मशरिकी वुस्ता में वसअत देने के लिए कई कोशिशें की। 2017 में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बैतुल मुक़द्दस को इसराइल का दारुल हुकूमत तस्लीम किया। फिर 2018 में अमरीकी सफारत खाने को तल अबीब से बैतुल मुक़द्दस मुंतकिल करके अमलन बैतुल मुक़द्दस पर इसराइली कब्जे के लिए राह हमवार की। बाद अज़ां अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने यहूदी दामाद को सदी की सबसे बड़ी डील नामे मुतनाज़े मंसूबे की जिम्मेदारी सौंपी, जिसका हदफ क़िबला अव्वल बैतुल मुक़द्दस को इसराइल के हवाले करना और फ़लस्तीनियों को बैतुल मुक़द्दस से बेदखल करना है। गुज़िश्ता 2 साल से इस मंसूबे पर तेजी से अमल जारी है। 22 मार्च 2019 को अमरीकी सदर ने एक और मुतनाज़े फैसले के जरिए ग्रेटर इसराइल नामी मंसूबे को आगे बढ़ाया। अमरीकी सदर ट्रंप ने अपनी ट्वीट में लिखा कि 52 साल बाद अब वक्त आ गया है कि गोलान नामी पहाड़ियों पर इसराइल के कब्जे को आईनी तौर पर तस्लीम किया जाए। गोलान की पहाड़ियाँ शाम का वो इलाका है जिस पर इसराइल ने 1967 से कब्जा कर रखा है। गोलान की पहाड़ियाँ 1200 मुरब्बा किलोमीटर पर फैली हैं। ये शामी दारुल हुकूमत दिमिश्क से तकरीबन 60 किलोमीटर जुनूब मगरिब में वाक़े हैं। इस इलाके पर तकरीबन 30 यहूदी बस्तियां कायम हैं और एक अंदाजे के मुताबिक 20,000 लोग मुंतकिल हो चुके हैं। इस इलाके में तकरीबन 20,000 शामी लोग भी रहते हैं। शाम और इसराइल के दरमियान सरहदी अहमियत के साथ साथ इसके एक जानिब लबनान और दूसरी जानिब उर्दन की सरहद भी लगती है। इसराइल ने 1967 की मशरिकी वुस्ता की जंग के आखिरी मरहले में और 1973 में शाम की इस पर वापस कब्जा करने की कोशिश भी नाकाम बनाई और सन 1981 में इसको इसराइल ने यकतरफा तौर पर अपना इलाका करार दे दिया। गोलान पहाड़ियों की अहमियत इस कदर ज्यादा है कि इस पर इसराइली कब्जे से शाम पर इसराइली कब्जे की राह हमवार हुई। यहाँ से इसराइल दमिश्क पर बासानी गोलाबारी कर सकता है। यहीं से इसराइल को ग्रेटर इसराइल नामी मुतनाज़े मंसूबे को आगे बढ़ाने का मौका मिल रहा है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का गोलान पर इसराइली कब्जे को आईनी तौर पर तस्लीम करने का मतलब ये है कि इसराइल को शाम और इराक तक वसअत दी जाए, जहाँ से इसराइल खलीजी ममालिक तक अपना दायरा कार बढ़ा सकता है। शाम, इराक और खलीजी ममालिक तक इसराइल के पहुँचने का मतलब पाकिस्तान, तुर्की और अफगानिस्तान तक इसराइल का कब्जा होना है। यही वजह है कि खलीजी ताउन कौंसिल समेत पाकिस्तान, तुर्की, मलेशिया ने अमरीकी सदर के इस मुतनाज़े फैसले की शदीद मजम्मत करते हुए उसे आग से खेलने के मुतरादिफ करार दिया है। दूसरी जानिब मलेशियन वजीर आज़म डॉक्टर महातीर मोहम्मद ने दौरे पाकिस्तान के मौका पर इसराइल को डाकुओं की रियासत करार देते हुए कहा कि इसराइल के साथ मलेशिया के ताल्लुकात न पहले कभी कायम हुए न आइंदा हो सकते हैं। उन्होंने पाकिस्तान और दीगर इस्लामी ममालिक पर जोर देते हुए कहा, इसराइल की इस्लामी ममालिक की जानिब बढ़ती हुई पेशकदमी को मिलकर बाहमी इत्तेहाद के जरिए रोकना होगा, वरना इस्लामी ममालिक अपनी खुद मुख्तारी, सलामती और आज़ादी खो बैठेंगे और यहूदी हरमैन शरीफैन और दीगर मुक़द्दस मकामात पर काबिज हो जाएंगे। वेलकम बैक नाजरीन, एक बार फिर आप नाजरीन को खुश आमदीद। प्रोग्राम एक हो मुस्लिम है, इसीलिए हमने बात करनी है उम्मत की और उम्मत को हमने यकजा करना है अपने क़िबले अव्वल के लिए। जमाल साहब, क्या ये मैंने ठीक कहा है कि एक कदम वो आगे बढ़ाते हैं, हमें देखते हैं कि इन लोगों का क्या रद्द अमल आता है, फिर जब हम टस से मस नहीं होते फिर वो एक कदम और आगे बढ़ाते हैं। पहले अमेरिका ने अपना दारुल खिलाफा अल-कुद्स मुंतकिल कर दिया, दुनिया देखती रह गई, उम्मत देखती रह गई। अब उसने बाकायदा तौर पे
अपनी सरपरस्ती में इसराइल को गोलान के पहाड़ियों के ऊपर काबिज़ कर दिया। अब भी सूरत हाल वही की वही है, तो आगे क्या होगा मुझे तो बिल्कुल यानी अजीब सा लग रहा है कि हमारी ये बेहिसी खामोशी, क्या खुदा न खास्ता वो दिन भी हम देखेंगे, खुदा करे हमारी ज़िंदगी में ना आए और कभी क़यामत तक ना आए कि फिर से ये लोग काबिज़ हो जाएं हमारे क़िबले अव्वल पे। देखिए अब्दुल्ला साहब, आपको क़िबले अव्वल की फ़िक्र है, मैं तो क़िबले दूम की भी फ़िक्र कर रहा हूँ। उसकी वजह यह है कि अगर आप ग्रेटर इसराइल की बात करते हैं तो आपको 4 चीज़ें समझना ज़रूरी है। 4 चीज़ें ग्रेटर इसराइल के 4 अहम मराहिल हैं। जब ग्रेटर यानी जब तक उन मराहिल से नहीं गुजरेंगे तो पूरे खित्ते में ग्रेटर इसराइल नहीं बनेगा। ग्रेटर इसराइल का मतलब लोग नहीं समझते हैं। ग्रेटर इसराइल में आपका पाकिस्तान भी शामिल आएगा, आपके सऊदी अरेबिया भी आएगा, आपके खैबर के जो यहूदी इलाके थे वो भी आएंगे। आप देखिए इस वक्त दुनिया में 1.5 करोड़ जो है यहूदी हैं, जिनमें से सिर्फ 35 लाख कहाँ पर हैं? इसराइल में। बाकी सारे मुख्तलिफ दुनिया के कोने में, उन सबको उन्होंने ग्रेटर इसराइल के शहरी हैं, वो उन सबको लाना है उन्होंने ग्रेटर इसराइल में। एक बात, अब जो 4 मराहिल है ग्रेटर इसराइल के, उनको समझने की ज़रूरत है। पहला मरहला ये है कि खौफनाक जंग होगी, इस पूरे खित्ते में खौफनाक जंग होगी। उस पर मैं बाद में बात करूँगा कि वो जंग किस तरह उसकी शक्ल बनेगी, खौफनाक जंग। और दूसरा मरहला उसका ये होगा कि मुसलमानों के अहम जो 2 मुक़द्दस मकामात हैं, बैतुल्लाह मक्का और मदीना, इन दोनों का इन्हिदाम, इन दोनों पे कब्ज़ा, इन दोनों का इन्हिदाम, इन 2 मुक़द्दस जगहों को कंट्रोल करना, इस पे भी मैं बात करूंगा उसका कंट्रोल किस तरह करेंगे। तीसरा जो उनका मरहला होगा वो होगा माबद की तामीर, वहाँ पे जो उनका माबद है उसकी तामीर होगी। और चौथा मरहला होगा, उसको कहते हैं थ्रोन ऑफ डेविड, वो हज़रत दाऊद की पैदाइश से मुंसलिक उसकी तरफ मंसूब एक पत्थर है, उसको लाके वो लोग कहाँ पे रखेंगे? उस नौ तामीर शुदा माबद में रखेंगे। जिस तरह हमारे पास हजर अस्वद मुक़द्दस है, उनके यहाँ वो पत्थर मुक़द्दस है जिनको वो वहाँ पे रखना चाहेंगे। अब जो खौफनाक जंग होगी उसके लिए क्या होगा? क्या इसराइल खुद लड़ेगा, अमेरिका खुद लड़ेगा? नहीं लड़ेगा। उसके लिए वो माहौल तैयार करेंगे। वो क्या करेंगे? सऊदी अरेबिया और ईरान को लड़ाएंगे इस खित्ते के अंदर। और सऊदी अरेबिया और ईरान को लड़ाने के लिए अमेरिका भी एक जानिब खड़ा होगा और इसराइल एक जानिब खड़ा, बहुत प्लानिंग के साथ दोनों को लड़ाएंगे। और उनकी कोशिश होगी बजाम उनके, अल्लाह ताला क्या वो कर रहा है, तदबीर करता है वो तो अल्लाह ताला बेहतर जाने, और मोमिनीन के साथ अल्लाह की मदद होगी। लेकिन उनके प्लान ये है कि वो ईरान के थ्रू कहाँ पे आएंगे? मक्का मदीने पे कब्जा कर लेंगे। खुद नहीं आएंगे, ईरान के थ्रू कब्जा कर लेंगे। तो ईरान इसका इसराइल का बगल बच्चा बन के उनकी सारी खदमात वो अंजाम देता रहेगा। उनके लिए कोई परेशानी नहीं होगी, ईरान की तरफ से कोई थ्रेट नहीं होगा कि इनके लिए ग्रेटर इसराइल के उस ख्वाब को तकमील करने के लिए। और ईरान उनको, अब देखिए आप अगर इसको समझने के लिए आप देखिए ईरान के अंदर कितने यहूदी हैं, बहुत बड़ी तादाद है यहूदियों की। पार्लियामेंट में, हाँ पार्लियामेंट में है, वहाँ उनके माबद खाने हैं, सब कुछ अच्छी से कर रहे हैं। वो क्या करेंगे? ईरान का जब इस पूरे खित्ते में कंट्रोल होगा तो वो खैबर और मदीने की वो इलाके जहाँ पे पहले यहूदी आबाद थे वो तो सीधे ही इसराइल को दे देंगे, जी आप यहाँ पे यहूदी को ला के आबाद करें। दोबारा से यहूदियों की आबादकारी वहाँ पे शुरू हो जाएगी। अब इस सारे में इनके लिए 2-3 मुल्क हैं जो ख़तरा है, उनको निकाला जाएगा, बीच से कोशिश की जाएगी, उनको आपस के मसाइल में उलझाया जाएगा। एक तुर्की है और एक पाकिस्तान है। इन दोनों को उनके आपस में उलझाएगा ताकि वो सऊदी अरब की किसी मदद के लिए वहाँ पे पहुँच नहीं सकेंगे। तो ये ग्रेटर इसराइल की एक बहुत बड़ी प्लानिंग है, एक बहुत बड़ा मंसूबा है, जिसको नाकाम बनाने के लिए उसके एक ही तरीक़ेकार है कि उम्मत वहदत की तरफ जाए। उम्मत 3 बड़े मुल्क जो इस्लामी दुनिया के हैं, जिनके ऊपर नज़र है, जिनकी नज़र है, सऊदी अरब है, पाकिस्तान है और तुर्की, इनको मुत्तहिद होना होगा। जबकि आप देखें मिस्र को वो तोड़ रहे हैं अंदर से, सूडान को तोड़ रहे हैं तकरीबन। हाँ, तो यहाँ पे उनको थ्रेट करने वाला, उनको चैलेंज करने वाला कोई नहीं रहा। आप देखो ओमान था, ओमान इसराइल को तस्लीम करके बैठा हुआ है, उनके लोग इसराइल में आ रहे। तो ये छोटे छोटे पॉकेट साइज में लोग, कतर ओमान तो की कोई हैसियत नहीं है। ठीक है। अच्छा, आपने बात की कि इसराइल खुद ये जंग नहीं लड़ेगा जो खौफनाक जंग होगी, और वो ईरान के थ्रू ये सब कुछ कराएगा। तो अभी इस वक्त जो ईरान में एक माहौल है, बल्कि ईरान के हवाले से पूरी दुनिया में ये एक तासुर है, बिलखुसूस हमारे पाकिस्तान में, कि अमेरिका और इसराइल का सबसे जो बड़ा दुश्मन है
या इनको चैलेंज करने वाला है इस्लामी दुनिया में तो वो ईरान है। झूठ है, बिल्कुल झूठ है, फ्रॉड है। और उनका जो नारे हैं, असल कोशिश यही है, उनकी चंद नारे हैं। देखिए वो उनकी थिंक टैंक, उनके अक्लमंद लोग वो समझते हैं कि मुसलमानों के नज़दीक हीरोइज़्म बड़ी मायने रखता है। मुसलमान हीरोइज़्म को, अमेरिका को आंखें दिखाने वालों को मुसलमान क्या करते हैं, पसंद करते हैं। उसको कहते हैं जी देखो ये सब वो हमारी नफ्सियात साइकोलॉजी को समझते हैं। अब जी उनको पता है कि ईरान जो है जी अलमौतुल अमेरिका अलमौतुल इसराइल कहता है, ठीक है ना, मरक अमेरिका मरक बर वो इसराइल। लेकिन देखें आप पूरी तारीख उठा के देखें, एक गोली कभी जो है उन्होंने अमेरिका पे नहीं चलाई, इसराइलियों पे नहीं चली। वही अमेरिका, दुनिया अकल थोड़े से दे दे, वही अमेरिका के इराक में किसको लेकर आ गया, ईरान को। इराक में क्यों लेकर आ गया जी, ईरान और सऊदी अरब के दरमियान कोई सरहद नहीं थी। मुस्तकबल में इन दो मुल्कों के दरमियान आपने जंग करवानी है, किन के दरमियान, ईरान और सऊदी अरब के दरमियान। और जंग करने के लिए ज़रूरी है आपकी कोई सरहद हो, ताकि सरहद में थोड़ी सी आप चपकलिश हो, हाँ चपकलिश हो, कोई इशूज खड़े हो। यानी अब देखें सऊदी अरब के लिए ईरान कहाँ पे खड़ा है, दो जगहों पे खड़ा है। इराक में खड़ा है, इराक में सरहद बनाई, उसके यमन में लाके किसको खड़ा कर दिया, हौसियों को खड़ा कर दिया। दो जगहों पे ईरान वहाँ पे सऊदी अरब की सरहदों पे खड़ा है। कौन लाया इसको, ईरान को वहाँ पे? अमेरिका लेकर आ गया। अमेरिका खुद लाया और ख़ुद उनको वेपन्स दे दिया। अच्छा आपके देखें, एक तरफ आप अमेरिका कह रहा है जी मैं पाबंदियाँ लगा रहा हूँ आप पे, आप जी हमारे साथ आप न्यूक्लियर ना बना दें, ठीक है। इराक के जो न्यूक्लियर जो अभी शुरू नहीं हुआ था उसको तो आपने ख़त्म कर दिया, लेकिन ईरान इतने सालों से बना रहे भाई, उसका आपका मिसाइल को नज़र नहीं आ रहा है। वो उनके एटमी प्लांट भी है, उसकी आपके सैटेलाइट तस्वीरें भी है, सब कुछ भी है, सब कुछ चलता रहा है, लेकिन उस पर तो आप नहीं मार रहे। तो ये सब बिल्ली और चूहे का खेल है आपस में, जो है ना, हाथी के दांत। हाँ, हाथी के दांत दिखाने के और खाने के। और जी नाज़रीन, बड़ी खौफनाक सूरत हाल है ग्रेटर इसराइल की तरफ। इसराइल की पेशकदमी का दूसरा मंज़र, जो दूसरा मरहला, वो अमेरिका की सरपरस्ती में गोलान की पहाड़ियों पे इसराइल ने अपना कब्ज़ा जमाया है। गोलान की पहाड़ियाँ किसकी मलकियत थी, इस हवाले से इसराइल का क्या बयानिया है और क्या आने वाले दिनों में क्या कुछ मुमकिन है, इस पर एक छोटी सी वीडियो देखते हैं। वीडियो देखने के बाद आगे हम बात बढ़ाएंगे कि ख़वातीन के ऊपर तशद्दुद हो रहा है आए रोज़, इसमें कसूरवार कौन है। वीडियो देखने के बाद वापस आते हैं। पच्चीस मार्च सोमवार के रोज अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में इसराइली वजीर आजम के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में गोलान की मकबूजा चोटियों पर इसराइल का कब्जा सरकारी तौर पर तस्लीम कर लिया है। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इस मुतनाज़ा मुसव्वदे पर दस्तखत किए, जिस पर इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने सदर ट्रंप का शुक्रिया अदा किया। 22 मार्च जुमे के दिन डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया था कि 52 साल के बाद वो गोलान की चोटियों पर इसराइली कब्जे को तस्लीम करेंगे। यूरोपीय यूनियन और अरब लीग समेत अक़वाम मुत्तहिदा ने इस फैसले की शदीद मजम्मत की है। अरब लीग के सेक्रेटरी जनरल अहमद अबुल गैत ने कहा है कि गोलान की चोटियों पर अमरीकी सदर का फैसला आलमी कवानीन से मुतसादिम और बातिल है। उन्होंने कहा कि सन 1981 में सलामती कौंसिल ने करारदाद नंबर 497 मंजूर करके इस हवाले से तमाम इब्हामात दूर कर दिए थे, जिसमें वाज़ेह कर दिया गया था कि गोलान किसी तौर पर भी इसराइल का हिस्सा नहीं बन सकता। इस फैसले पर रूस ने अमरीका की मजम्मत की है। अरब पार्लियामेंट के सरबराह मशअल बिन फहम अस्सुलामी ने इस बारे में कहा है कि अमरीकी सदर ने बैतुल मक़दस को इसराइल का दारुल हुकूमत तस्लीम करने के बाद गोलान की चोटियों को भी इसराइल का हिस्सा तस्लीम किया है, जो कि मुसलसल आलमी कवानीन और सलामती कौंसिल की करारदाद नंबर 497 और 242 से खुलम खुला इन्हिराफ है। साल 2017 के अवाखिर में अमरीका ने बैतुल मक़दस को इसराइल का दारुल हुकूमत तस्लीम किया था। बाद अज़ां 2018 में अमरीका ने अपना सफारत खाना भी बैतुल मक़दस में मुंतकिल कर दिया था, जिसके बाद अब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने 1967 की अरब इसराइल जंग के अवाखिर में इसराइल के कब्जे में जाने वाले स्ट्रेटेजिक चोटियों पर भी सहयूनी रियासत का कब्जा तस्लीम कर लिया है।
1967 की 6 रोजा जंग के अवाखिर में सहयूनी अफवाज ने अमरीकी ताउन से शाम के स्ट्रेटेजिक गोलान की चोटियों पर कब्जा कर दिया था। गोलान का इलाका 1200 मुरब्बा किलोमीटर पर फैला हुआ इंतहाई अहम इलाका है। शामी दारुल हुकूमत दिमश्क इसके बिल्कुल नीचे 60 किलोमीटर की दूरी पर वाक़े है। इन चोटियों से शामी दारुल हुकूमत को कंट्रोल करना इंतहाई आसान है। 1973 की अरब इसराइल जंग में कोशिशों के बावजूद इस इलाके पर दोबारा कब्जा न किया जा सका। ताहम मिस्र के मकबूजा इलाकों से 73 की जंग में कब्जा छुड़ा लिया गया था, जिसके बाद शामी हुक्मरान हाफिजुल असद के बारे में शुकूक बढ़ने लगे थे कि यह इलाका इसने एक खुफिया डील के तहत इसराइल के हवाले किया है, जिसको वापस लेने में इसको कोई दिलचस्पी नहीं। गोलान के इलाके में 30 गैर कानूनी यहूदी बस्तियां कायम हैं, जहां 20,000 से जायद गासिब यहूदी रहायश पजीर हैं और इतनी ही तादाद में शामी लोग आबाद हैं। 67 में इस इलाके पर कब्जे के बाद सन 81 में इसराइल ने यकतरफा तौर पर इस तस्वीराती खित्ते को अपना हिस्सा करार दिया, जिसको आलमी तौर पर कभी तस्लीम नहीं किया गया। शाम में अक़वाम मुत्तहिदा के खुसूसी सफीर ने फरवरी में इसे शामी इलाका करार दिया था। उनके मुताबिक इसराइल ने इस पर गासिबाना कब्जा कर रखा है, जिसको किसी सूरत तस्लीम नहीं किया जा सकता। जोग्राफियाई लिहाज से ये खित्ता इंतहाई अहम है। एक तरफ इसकी चोटियों को फौजी मकासद के लिए इस्तेमाल करके सहयूनी रियासत अपने दिफा को यकीनी बनाता है, तो दूसरी तरफ इक्तिसादी लिहाज से भी ये चोटियां इंतहाई अहम हैं। ये चोटियां इसराइल के लिए वाफिर मिकदार में पानी फ्राहम करती हैं और यहाँ पर होने वाली बारिश और बर्फबारी के पानी से 40% पानी की जरूरियात पूरी करता है। शामी हुकूमत गोलान की पहाड़ियों पर इसराइली कब्जे को 52 सालों से पसे पुष्ट डालकर अपनी आवाम के कुछ तो खून में मसरूफ है। इसराइल को धमकियां देने वाला ईरान भी आजकल शाम में मौजूद है, लेकिन इसे गोलान की चोटियों की कोई फिक्र नहीं, क्योंकि वो शाम में अवामी कत्लो गारत में मसरूफ है। अगर शाम में अवामी हुकूमत आई तो इसराइल की सहयूनी रियासत खतरे में पड़ जाएगी, जो कि ईरान के लिए काबिल कबूल नहीं है। वेलकम बैक नाजरीन, एक बार फिर आप नाजरीन को खुशामदीद। नाजरीन, बात आगे बढ़ाएंगे, बात करते हैं ख़वातीन के ऊपर तशद्दुद के वाक़यात रोज़ बरोज़ बढ़ते जा रहे हैं। इस हवाले से डॉक्टर शहनाज गाज़ी साहिबा भी हमारे साथ होंगी, लेकिन जब तक उनसे बात उनसे होती है, कॉल मिलती है, जमाल साहब आप क्या कहते हैं, इसमें हम किसको कसूरवार ठहराएं? वहाँ से ख़वातीन निकली हुई है, मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, अपना खाना खुद गर्म करो, ये करो वो करो। एक बयानिया ये है कि शौहर ने ख़वातीन को यानी फ्री हैंड दे दिया, यानी इसमें कसूरवार मर्द हैं, दूसरी जानिब कहती हैं यानी ख़वातीन का ही कहना है कि कसूरवार मर्द हैं और मर्दों का कहना है कि ख़वातीन हैं। अब्दुल्ला साहब, ये बहुत मुश्किल होगा कि माशरे के किसी एक तबके को इसका ज़िम्मेदार हम ठहराएं कि ये कसूरवार एक है। हाँ, इसमें मर्दों की भी बहुत सारी गफलतें हैं, कोताहियाँ हैं, और इसी तरह ख़वातीन की तरफ से भी बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं और बहुत सारे उनके अपने वजह से जो है वो उनके हुकूक़ के ऊपर मसले बनते हैं। और इसी तरह ख़ुद रियासत को भी हम ज़िम्मेदार ठहराएंगे कि बुनियादी तौर पे ये मसले होते क्यों हैं, ख़वातीन के ऊपर तशद्दुद होता क्यों है। तो इसमें रियासत की ज़िम्मेदारी है बुनियादी। आप एजुकेशन को आम नहीं करते, आप तालीम को आम नहीं करते, आप बुनियादी तौर पे मर्द और औरत के जो एक दूसरे के लिए हुकूक़ हैं उनके हवाले से आगाही नहीं देते हैं, इदराक नहीं होता है लोगों में। तो इस वजह से ये चीज़ें पैदा होती हैं। तो मैं समझता हूँ कि असबाब ज़्यादा हैं, बिल्कुल है, लेकिन बुनियादी तौर पर आप देखें। डॉक्टर साहिबा को माज़रत के साथ आपकी बात काट रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहिबा बहुत शुक्रिया, सलामत रहें, आपने वक्त दिया। डॉक्टर साहिबा, देख रहे हैं सोशल मीडिया पे ख़वातीन के ऊपर तशद्दुद के वाक़यात बढ़ते जा रहे हैं। ये कुछ ही दिन में मेरी नज़र से बहुत सारी ऐसी रिपोर्टें जो दिल दहला देने वाली हैं। यहाँ पे अगर हम देखें सोशल मीडिया पे तो लोगों का बयानिया मुख्तलिफ है। कुछ इसमें ख़वातीन को कसूरवार ठहराते हैं, कुछ इसमें मर्दों को कसूरवार ठहराते हैं। क्या वजह है कि हालांकि तालीम बढ़ रही है, मुआशरा तरक्की भी कर रहा है, दुनिया आगे बढ़ रही है, जदीद टेक्नोलॉजी सामने आ रही है,
तालीम आम हो रही है, हर एक आदमी की दस्तरस में भी है, मदारिस भी बढ़ रहे हैं, उलमा भी बढ़ रहे हैं, फिर भी यानी ऐसे वाक़यात का रुनमा होना ये क्या माना रखता है, यानी क्या असबाब हो सकते हैं? देखिए, एक्चुअली माइंड सेट चेंज नहीं हुआ है जी एजुकेशन भी आ गई है, सब कुछ है, लेकिन वो हमारा सेटअप जो है ना मेल डोमिनेंस का, जी वो चेंज नहीं हुआ। माएँ जो हैं वो जहाँ अपनी बच्चियों की तरबियत करती हैं जी वहाँ अपने बेटों की तरबियत में कोताही बरतती हैं। बेहतर जी, यानी बेटियों को तो सिखाया जाता है कि जी, भाई जी। जहाँ जा रही हो वहाँ पे बहुत ख्याल रखना जी, कैसी यानी ज़िंदगी गुजारनी जी है जी। ख्याल रखना, या जो एक बहुत ही जिसे कहना चाहिए कदीम जुमला है कि जिस घर जा रही हो बस मर के ही आना वापस, वगैरह वगैरह। लेकिन दूसरी जानिब जब हम देखते हैं ना तो जी। हमारी कोताही है, बीइंग अ मदर मैं अगर अपने आप को भी देखूं तो हमारी कोताही है कि जितनी तवज्जो हम बेटियों पे देते हैं उतनी तवज्जो हम बेटों पर नहीं देते हैं। यही वजह है कि हमारे मुआशरे में वो तब्दीली आ ही नहीं रही। दूसरा, हमारा म्यार जो है वो बेटी के लिए और होता है, बहू के लिए और होता है, तो इससे भी मुआशरे में जो है वो इस तरह के नाचाकी हो तजादात जाती देखने को है। मिलते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो हमारे मुआशरे में एक फ्रस्ट्रेशन फैल रही है, जी तो मर्द जो है वो बाहर से यूं समझ लें कि अगर ऑफिस में काम करता है, अपने बॉस की डांट सुन के आता है, तो वो फ्रस्ट्रेशन जो है वो आकर अपनी बीवी पे निकालता है। तो इस तरह की चीजें भी जो है वो कोई नई नहीं है, सोशल मीडिया आज आया है और लोगों के सामने ये चीजें अब बहुत तेजी के साथ आ रही हैं, लेकिन मैं समझती हूँ कि ये चीजें बहुत पुरानी चलती आ रही हैं, बहुत पुरानी हैं, और इस तरह के तशद्दुद के वाकयात जो है वो पहले भी होते रहे हैं और आज भी हो रहे हैं। तो जो मैंने पहले एक जुमला कहा था कि हमारा जो माइंड सेट है वो चेंज नहीं हुआ है, इसमें ये जरूरत है, अवेयरनेस की जरूरत है या काउंसलिंग की जरूरत है कि वो माएँ जो अपनी बेटियों पे तवज्जो देती हैं वो अपने बेटों पर भी तवज्जो दें। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो मैं समझती हूँ कि मैंने भी इसको एक्सपीरियंस किया है या मेरी नज़र में भी यही चीज़ें हैं। रही बात एक और बिहेवियर की कि देखें, ताली तो दोनों हाथों से बचती है, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता कि हम सिर्फ और सिर्फ मर्द को ही मुर्दे इल्ज़ाम ठहराएं, औरत का भी बहुत बड़ा हाथ होता है। अगर वो ये समझ ले कि फ़र्ज़ करें कि अगर बाहर से मर्द जो है वो गुस्से में आया है या कुछ उसके ग्रीवियंसेस हैं, ठीक है, तो फिर कुछ थोड़ा सा ख्याल ये करना चाहिए कि जुबान नहीं चलानी चाहिए, क्योंकि जो एक हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं बहुत बड़ी वजह जुबान चलाने से भी औरतें जो है वो बहुत पीसती हैं। और बहरहाल ये नहीं होना चाहिए, लेकिन वही बात आ जाती है ना, फिर उसी जुमले को दोहराऊंगी कि यकतरफा नहीं है ये चीज, एक ही को फरीक को नहीं, लेकिन उसके बावजूद जो तबका पिस रहा है वो खवातीन ही है, यानी कोई चेंज नहीं आया। अगर हम देखें माशरे में, पढ़े लिखे को देख लें, हम कहते हैं जी पढ़े लिखे ये काम नहीं करते, पढ़े लिखे भी वही काम करते हैं। हम कहते हैं गुर्बत में ऐसा होता है, नहीं, जो उमरा के यहाँ भी हम देखने यही चीजें देखने को मिलती हैं, और बल्कि और ज्यादा एक्सट्रीम पे होता है, यानी जो जितना ताकतवर है, जिसकी जितनी ज्यादा दस्तरस है, वो उतना अपना यानी इस्तेहसाल करता है औरतों का या घर की खवातीन का। जी डॉक्टर साहब, ये जिस तरह माइंड सेट की बात है, तो हमारे मुआशरे का ये भी एक अलमिया है कि ख़ातून ज़ात को पाँव का जूता समझा जाता है और उसके साथ उस किस्म का यानी रवैया सलूक इख्तियार किया जाता है जो बस औक़ात बिल्कुल गैर इंसानी और गैर अखलाक़ी होता है। इसमें यहाँ ये कहना दुरुस्त है कि ये जो अभी एक लिबरल्स का एक नया बयानिया सामने आ रहा है और आए रोज़ वो बयानिया ज़ोर पकड़ता जा रहा है कि मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, या फिर खाना ख़ुद गर्म कर लो, क्या हम ये समझ यानी ये कहने में हक़ बजानिब हैं कि ख़वातीन ने इस बयानिए से कुछ तासुर लिया है? जो घरेलू ख़वातीन थी पहले ठीक ठाक ज़िंदगी गुजार रही थी, अब जब उनके सामने ये चीज़ें आ गई, कुछ तासुर तो लिया होगा इससे या नहीं? नहीं, इससे कोई तासुर नहीं लिया, ये इन्होंने अपना मजाक उड़ाया है, और ये बहुत ही जिसे कहना चाहिए कि कम लोग हैं या एक छोटा सा ग्रुप है, ठीक है, वो इस तरह की अगर बातें कर रहा तो आप देख लीजिए कि उसके जवाब में भी बहुत कुछ आ चुका है। कोई फर्क नहीं पड़ता ऐसी औरतों से और कोई फर्क नहीं पड़ता ऐसे बयानिए से। वजह यह है कि देखिए, फिर अब माइंडसेट की बात आ गई ना, तो हमारे मुआशरे में चाहे खवातीन और मर्द दोनों काम कर रहे हों, मियाँ बीवी दोनों काम कर रहे हों, तो देखें ये हमारा एक सोशल सेटअप है कि खाना जो है वो औरत ही गर्म करके दी, ठीक है, ये सोशल सेटअप की बात हो रही है। खाना औरत ही पकाएगी, ठीक है, लेकिन ये भी तो हो सकता है ना कि आप अगर दोनों कमा रहे हैं तो आप पकाने वाला कोई रख लें,
या पकाने वाली कोई रख लें, ठीक है, तो इस तरह की नौबत ही नहीं आएगी। लेकिन बहरहाल जिस तरह मैंने पहले माइंडसेट की बात की, दोबारा मैं उस सोशल सेटअप की बात करती हूँ कि कुछ काम खवातीन ही को जेब देते हैं। अगर मर्द हाथ बटा लेता है तो कोई बहुत बुरी बात नहीं है, लेकिन वो एक स्टिग्मा के तौर पे लिया जाता है कि जी मर्द जो है वो औरतों वाले काम कर रहा है, तो भाई औरतें भी तो फिर मर्दों वाले काम कर रही है ना। तो मैं इस लेवल पर मर्दों या औरतों की बराबरी की कायल नहीं हूँ, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि जो जिस हद तक आपका हाथ बटा रहा है तो एटलीस्ट आपको उसका एहसानमंद तो होना चाहिए, और एहसानमंद होने के नाते आपको कुछ ना कुछ उसको फैसिलिटीज देनी चाहिए, और बाहमी कोऑर्डिनेशन के साथ, इफ़हाम और तफहीम के साथ एक घर को चलाना चाहिए। इसलिए कि अगर हम बाहर की बातें घर लेकर आएंगे, यानी इस तरह के स्लोगन या ये, तो उसका कोई बहुत अच्छा असर पड़ने वाला नहीं है और ना ही कोई इसको मानने वाला है। वजह ये है कि अगर आप एक झुग्गी वाली को देख लें तो वहाँ भी तकरीबन कमोबेश इसी तरह की प्रॉब्लम्स हैं। थोड़ा मिडिल क्लास को देख लें, वहाँ भी इसी तरह की, एलीट क्लास को देख लें, वहाँ भी ये है। तो असल चीज फिर वही आ जाती है, माइंडसेट की आ जाती है कि वो मर्द जो है वो अपना गुबार जो है वो औरत ही पर निकालेगा। तो इस चीज को चेंज करने की जरूरत है, ना कि ये खाना गर्म करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि ये कहा जाए कि खाना गर्म कर लो। चलिए जी, बहुत बात सारी ये है कि अवेयरनेस की जरूरत है, काउंसलिंग की जरूरत है कि आप इसके जरिए एजुकेट करें, और अगर सोशल मीडिया है तो उससे ये काम लिया जाए, सोशल मीडिया के जरिए अच्छी बातों को फैलाने का। चलें जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा, सलामत रहें, आपने वक्त दिया जी। डॉक्टर साहिबा ने पहले दोनों को ज़िम्मेदार करार दे के फिर आखिर में आके शौहर को थोड़ा सा फिर जाहिर है देखिए इसमें एक बात तो जहन में रखें कि औरत और मर्द की जो तख्लीक है उसमें जौहरी फ़र्क मौजूद है। मर्द की फितरत और औरत की फितरत, उसकी तख्लीक, उसकी थिंकिंग, उसकी सोच, उसके अफकार, तबीयत, सारी चीज़ों में, मिजाज और सारी चीज़ों में। आज देखें दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक में भी कोई आर्मी चीफ जो है ना खातून नहीं लगी है। इवन अमेरिका में, बरतानिया में, फ्रांस में, जर्मनी में किसी मुल्क के आर्मी चीफ आप नहीं सुनेंगे कि कहीं खातून है। तो समझिए आती कि तरक्की याफ्ता मुल्क भी ये समझते हैं कि जी कुछ काम ऐसे हैं दुनिया में जो मर्दों के ही करने के हैं। ठीक है ना, एक तो ये डिफरेंस मौजूद है, मर्दों के कुछ काम मर्दों के करने के हैं, कुछ औरतों के काम करने के। अगर आप इस तकसीम को नहीं मानते हैं तो आप फितरत से बगावत करते हैं, और फितरत से बगावत, हाँ, फितरत से बगावत का नतीजा आपके सामने है कि आप शौहर के लिए तो मतलब आप कह रही है कि भाई मैं खाना गर्म नहीं करूँगी, लेकिन आप क्या कर रही है, किसी रेस्टोरेंट में काम कर रही है, वहाँ पे हर एरे गहरे नथु खेरे के लिए आप खाना भी गर्म कर रही है, टेबल साफ कर रही है, और उसके लिए जी अभी तो नए वो बाइक साइकिल वाले निकली खवातीन जो गर्म खाने को जी आर्डर पे गैर मर्द के घर तक पहुँचाती है। तो इज्जत नहीं रही। देखिए इस्लाम ने औरत को माँ के रूप में इतनी इज्जत दी, कहा कि उसके कदमों के नीचे जन्नत है। बेटी के रूप में इतनी इज्जत दी कि कहा कि भाई उसकी परवरिश करके जन्नत हासिल करो। और नबी सल्लम ने इतना खूबसूरत लफ्ज़ इसके लिए क्या कहा जी, ये नाजुक आबगीने हैं ख़वातीन के लिए, इतना खूबसूरत लफ्ज़ बोला कि नाजुक आबगीने इनको ठेस ना पहुँचे, इनकी दिल शिकनी ना हो जाए। औरतों के बारे में इस्लाम का पूरा एक पैकेज औरतों के बारे में। लेकिन साथ साथ इस चीज़ को आप देख रहे हैं कि हमारे माशरे में जो तशद्दुद हो रहा है औरतों पर, उसको तब्दील करने के लिए ज़रूरी है कि आप अपनी सोच को तब्दील करें। हम अपनी जो माशरे की, समाज की जो रिवायती सोच है उसको तब्दील करना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि मतलब औरतों पे तशद्दुद नहीं हो रहा है या हर उस औरत पे तशद्दुद हो रहा है जो अपनी मर्ज़ी अपना जिस्म करने वाली, ऐसे नहीं है। बहुत सारे तशद्दुद। मसला ये होता है कि जब आप ख़वातीन दिन पे औरतों के असल मसाइल से तवज्जो हटा के मैं खाना गर्म नहीं करूँगी जी, मैं अच्छा जी वो मतलब काबिल एतराज़ जैसे जुमले जब बोलेंगे तो आप औरतों के जो समाज के असल मसाइल उनसे तवज्जो हटा रहे हैं। हमारे ख़वातीन के असल मसाइल समाज में क्या, गैरत के नाम पे कत्ल है जी है, कत्ल है। हमारे समाज में वरासत का इशू है औरत का, ये मसला है। और इसी तरह जहेज की लानत है। इस तरह बहुत सारे इशूज हुए। गैरत के नाम पर तालीम का मसला है। औरत को जो है पाँव की जूती समझा जाता है, कमतर समझा जाता है। ये सारे मसाइल हैं। लेकिन इन सारे मसाइल से इन्हिराफ करके आप क्या कर रहे हैं जी, वो खाना खुद गर्म करो जी, अपने जोराब खुद ढूंढ लीजिए और ये सारी चीज़ें। तो आपको अगर आप चाहते हैं वाकई, यानी जब तक अपनी इज्जत खुद ना करें तो किसी से ये तवक्को ना रखें। आपको अगर चाह रहे हैं, देखें आप दो तीन चीज़ें जो कर रहे हैं कि अगर आप चाह रहे हैं ख़वातीन के ऊपर तशद्दुद का ख़ात्मा हो, एक तो आप एजुकेशन को आम करें, दूसरी बात आप पूरे मुल्क में ऐसी काउंसलिंग करें, ऐसे वर्कशॉप्स करें, ऐसे सेमिनार्स करें जिससे आगाही मिले कि जी औरत के हुकूक क्या है, मर्द के हुकूक क्या क्या है, सिनफी जो वो हैं, ठीक है ना, नज़ाकतें हैं वो क्या हैं। इस तरफ जाइए। हुकूमती सतह पर भी हो सकती है, अवामी सतह पर भी ये शूर उजागर किया जा सकता है।
तो मर्द और औरत दोनों जो है दो पहिए उसके बगैर ज़िंदगी नहीं चल सकती। बल्कि इकबाल ने तो कहा था कि तस्वीर कायनात में है, वजूद जन से है तस्वीर कायनात में रंग। तो इसके बगैर तो बिल्कुल रंग नामुमकिन है। आगे बढ़ते हैं जमाल साहब, आज 1 अप्रैल था और हुकूमत ने महंगाई में थोड़ा सा और इजाफ़ा कर दिया। आप क्या कहते हैं? आप तो हुकूमत के जो बड़े अच्छे अच्छे मशवरे होते हैं आपके, तो इस हवाले से आप क्या कहते हैं कि ये महंगाई का बढ़ जाना ये वक्ती तौर पे है या फिर ये बढ़ती जाएगी, यानी जितना अरसा गुजरता जाएगा बढ़ती जाएगी? देखिए अब्दुल्ला साहब, एक तो बात जहन में ये रखें कि आपका 70 साल से कभी ऐसा नहीं हुआ कि आपने सुना हो कि आज चीज़ें सस्ती हुई हैं। हर हुकूमत आती है जी 2-4 रुपये बढ़ाती मतलब आपके 7 रुपये से आपका पेट्रोल आज कितने गया, कभी 7 रुपये का हुआ करता था और आज कितने पे चढ़ा गया। एक तो ये चीज़ें, दूसरी चीज़ें ये कि जी चीज़ें महंगी हो गई हैं, जिनमें पेट्रोल है, उसके अलावा गैस के बिल हैं, इस तरह की चीज़ें हैं। लेकिन उसके पीछे अगर आप ये कहें कि हुकूमत क्या जी फेल हो गई और ये सारा कुछ हो गया, तो मेरे ख्याल में नहीं। आपको थोड़ा सा, अगर मैं असद उमर के लफ्ज़ों में बताऊं, थोड़ा सा बर्दाश्त करना पड़ेगा कौम को। देखिए आपने अभी तक IMF से कर्जा नहीं लिया है, अभी डील हो रही, कर्जा नहीं लिया आपने IMF से। सोशल मीडिया की खबरें अपनी जगह पर, आपको चंद बरादर इस्लामी मुल्कों से, दोस्तों से आपको कुछ मदद मिली है और उसको भी आपने उन साबिका कर्जों के अदायगी पे खर्च किया। आपने 1 रुपये का कर्ज अभी तक नहीं लिया है, IMF से 1 रुपये का कर्ज आपने नहीं लिया है। तो आप क्या कर रहे हैं, जो उनकी किस्तें अदा करने के लिए सूद पे आप इतना बड़ा कर्जा जो है वो चुकता कर रहे हैं। तो जाहिर है आपको एक ये चीज़ है। दूसरा, आप अगर हुकूमत कौम से झूठ ना बोले, एक माजी में झूठ बोलते रही, मसनूई चीज़ पे प्राइस कंट्रोल करती रही चीज़ों के, ठीक है ना, वक्ती तौर पे, और ठीक है आपने क्या कर दिया जी, आप बाहर से डॉलर लेकर आते थे, कौम को मकरूज करके चीज़ें सस्ती कर दी, लेकिन किसके खाते पे ये करता रहा? अपने मुस्तकबल को तारीख करने के लिए। हमें एक दफ़ा कुर्बानी देनी पड़ेगी, जब तक हमारा पूरा डायरेक्शन सही नहीं होती है, जब तक हम अपने इदारों को सही सिमत में नहीं लेके चलते, उस वक्त तक आप कौम को कुर्बानी देनी पड़ेगी, इदारों को कुर्बानी देनी पड़ेगी, इंडिविजुअल इससे मुतासिर होगा। आपके पास कोई जादुई छड़ी नहीं है कि आप जी इस तरह करें कि जी तेल के कुएँ निकल गए, जी वहाँ पे तेल सस्ता हो गया, चीज़ें सस्ती हो गई। जाहिर है हुकूमत, आप या तो ये कहें कि जी यहाँ पे चीज़ें महंगी हो गई, क्यों? यहाँ बहुत बड़ी करप्शन हो गई। कोई करप्शन का स्कैंडल आपके सामने आया जी। मुखालिफिन भी, कल इमरान खान साहब के ऊपर मैं एक टीवी चैनल सुन रहा था, उन्होंने कहा जी इमरान खान साहब तो बहुत बड़े करप्ट हैं। जी क्या करप्ट है? इमरान साहब का किचन का खर्चा बहुत ज़्यादा है, उनका ये कहना था। तो मतलब इस तरह की चीज़ें लेकर लोग आए। साहब को ले लेते हैं, वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम मुस्लिम हसनी साहब। जी आपकी आवाज़ कट रही है जी, दोबारा उनको कॉल मिलाते हैं नाजरीन। तो लेकिन मैं जाते तो साहब के देखे किचन के हवाले से भी, हाँ, तो मतलब वो एक आदमी बैठ के टीवी पे बात कर रहा था कि खान साहब भी करप्शन में मुलविस है, क्योंकि उनके किचन के खर्चे ज़्यादा हो गए, उसके किचन का उससे हिसाब मांगो, ठीक है ना। अगर किचन में करप्शन किया तो इतनी करप्शन के, तो मैं कह रहा हूँ काबिल तारीफ करप्शन है अगर उसने अपने कैबिनेट में की। कॉल मिल गई। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। आपको आवाज़ आ रही है? जी जी अभी आ रही है। मुस्लिम साहब बहुत शुक्रिया, सलामत रहें। मुस्लिम साहब, आज 1 अप्रैल हुकूमत ने फिर जो है ना, वो जो महंगाई का जिन था वो फिर बेकाबू हो गया है और मज़ीद महंगाई हो गई है। मुस्लिम साहब, पहले भी हमने आपसे बात की थी, आपने हमें तसल्ली दी थी कि हालात आए रोज़ बेहतर हो जाएंगे, लेकिन अभी आए रोज़ हम देख रहे हैं कि महंगाई बढ़ती जा रही है। क्या इसको हम वक्ती तौर पे बर्दाश्त कर लें या फिर हम यूँ समझें कि ये जैसे ही वक्त गुजरेगा ये इसमें इजाफा ही होता रहेगा? कोई ऐसे आसार नज़र आ रहे हैं कि ये वक्ती है और फिर मुस्तकबिल हमारा बहुत बेहतर है? बिल्कुल, आपने सही निशानदेही की और मैं आपको इत्मीनान दिला सकता हूँ। अब सिर्फ मसला 2 चीज़ों का है, आप में बर्दाश्त कितनी है, आप किस हद तक, किस वक्त तक आप इसको बर्दाश्त करेंगे। मैं इसका तयन करना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है इस वक्त। लोगों की एक्सपेक्टेशन ये थी कि हर चीज़ जो है वो हफ्तों और महीनों में हो जाए सही, लेकिन जो मसाइल हैं यहाँ पर हुकूमत के और मुल्क के, वो
लगता ये है कि अभी कुछ सालों की बात कर रहे हैं हम, मसाइल हल होंगे जरूर इंशाल्लाह, लेकिन उसमें साल, 1.5 साल, 2 साल भी लग सकते हैं। अब मैं आपको बताऊं, ये जो पेट्रोल की प्राइस बढ़ाई है, अब उसमें बहुत सारे तजिया निगार मुख्तलिफ अंदाज से इसको देख रहे हैं। ज़ाहिर है महंगाई का दिन भी निकल आया है और आम आदमी पे इसका असरात बहुत ज्यादा पड़ेंगे, हर चीज महंगी होगी, क्योंकि नकलो हरकत में ज़ाहिर है इसका इस्तेमाल होता है सारी मूवमेंट में। तो अब मसाइल ये है कि पेट्रोल की प्राइस इंटरनेशनली बढ़ रही है, वो तो एक रीजन नजर आता है। अच्छी बात जो मुझे नजर आई इसमें, हालांकि 6 रुपए बढ़ा है या 7 रुपए 11 रुपए तक का इजाफा हुआ है, लेकिन इसमें जो टैक्सेस है ना वो रिलेटिवली कम हुए हैं। यानी कि अब आप ये कह सकते हैं कि पहले टैक्सेस का भी ज्यादा था, जो कि 25 और 26 और 27% तक चला जाता था, वो अब कम करते करते वो 18 और 19% तक ले आए। हाँ, इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल महंगा है, इसलिए पेट्रोल महंगा है। दूसरे इसके असरात यकीनन महंगाई पे होंगे, खुर्द-उल-अशिया जरूरत की चीजों की कीमतों में इजाफा होगा, और अभी ये सिलसिला अभी इसी तरह मेरा ख्याल है अगले 6-8 महीने और चलेगा। IMF से हमें लेना है अभी कर्जा, उनकी शराइत है, डॉलर की वजह, डॉलर और रुपए की पैरिटी में भी फर्क आएगा। ये सब चीजें निशानदेही कर रही हैं कि जो सालों हमने बद इंतजामी और नाअहली और गलत पॉलिसियों का नतीजा था महंगे कर्जों का, वो सारी चीजें जो है ना वो जो है वो उसके असरात नजर आ रहे हैं। और पेट्रोल की कीमत भी उसी चीजों की निशानदेही कर रही है। तो मौजूदा हुकूमत संजीदा भी फरमाइए। मुस्लिम साहब, ये बाज़ लोगों का ये कहना है कि जो यानी हुकूमती अरकान हैं या उनके वर्कर्स हैं PTI के या इत्तेहादियों के, उनका ये कहना है कि ये जो सब कुछ हो रहा है, ये तो ज़ाहिर बात है हर नई हुकूमत जब आती है उसका यही कहना होता है कि ये जो कुछ हो रहा है ये साबका हुकूमतों का किया धरा है। दूसरी साइड पे अगर हम देखें तो अपोजिशन का ये कहना है कि जो नई हुकूमत आई है इनके पास मुआशी कोई पॉलिसी नहीं है। आपका क्या कहना है? एक माहिर मुआशियात हैं, अभी जो हुकूमत है असद उमर साहब हैं, उनकी टीम है, इनकी जो मुआशी पॉलिसी है इसके ऊपर तनकीद करना दुरुस्त है या नहीं? देखें, मैं जिस हद तक असद उमर और उसकी टीम को जानता हूँ, मैं बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रहा हूँ उनके इरादों और नियत और तजर्बे और कार लोगों को जो उनके साथ बैठे हैं, यकीनन वो कुछ ना कुछ करना चाहते हैं। दूसरी चीज ये कि हम उस नहज पे पहुंच चुका है पाकिस्तान के, अब आपके पास नो रिटर्न वाली सिचुएशन है। तो अब ये एक तनकीद तो जाहिर है जरूर करेंगे जो लोग इख्तिदार में नहीं है या जो इस वक्त ऐवानों में जो है हज़ब इख्तिलाफ में बैठे हैं, वो तो जरूर यकीनन तनकीद करेंगे। और जाहिर इनके पास रीजन भी बनता है कि आवाम परेशान है, महंगाई हो रही है, ये सब कुछ है। लेकिन जो अच्छी चीज मुझे अब तक सोफा नजर आ रही है वो ये है कि ये लोग बहुत संजीदगी से और बड़ी दिलजमी से काम कर रहे हैं। और जो इनकी डायरेक्शन है या लीडरशिप है या गाइडेंस है, वो ये है कि अभी इन तमाम चीज़ों को देखें नहीं कि इनके असरात अवाम पे या मुल्क पे क्या हो रहा है। आपको जो बुनियादी काम करना है, यानी कि आपको इदारों को दोबारा से रिवाइव करना है, उसमें अकाउंटेबिलिटी और प्रोसेस की रिवैम्प करना है ताकि इदारे इंडिपेंडेंट हो सकें, खड़े हो सकें, और इसके अलावा ये कि मुल्क की माशी सैया चल सके, उस पर बस दिल जमी से काम करें। अब जो अब्दुल रज़ाक साहब एडवाइजर, वो इस वक्त बड़ी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से ट्रेड पॉलिसी आ जाए, टैरिफ पॉलिसी आ जाए, और उस पर काफी दिल जमी से काम कर रहे हैं क्योंकि वो एक बुनियाद होगी आपकी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के ऊपर। इसके अलावा मॉनेटरी पॉलिसी पे भी काम हो रहा है स्टेट बैंक के साथ मिलके, और मुल्क के मालियाती निज़ाम को, बैंकिंग निज़ाम में काफी ड्रास्टिक चेंजेस आने वाली है। FBR के साथ बहुत संजीदगी से काम हो रहा है। आपको ये इल्म हो गई कि अब FBR का वो पॉलिसी मेकिंग का जो जुज था वो अलग कर दिया गया है ताकि उनको सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन पे लगाया जाए या इन्फोर्समेंट के ऊपर, क्योंकि वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी था। तो उस लिहाज से तो मुझे लग रहा है कि काम हो रहा है।
लेकिन इसके नताइज आएंगे देर से, क्योंकि आप हमेशा याद रखेंगे, मैंने पिछली दफा भी कहा था जी, कोई भी पॉलिसी और प्रोसीजर जिसको हम चाहते हैं कि इम्प्लीमेंट करें वो उस वक्त तक कामयाब नहीं हो सकती कि जिन लोगों के जरिए आप इम्प्लीमेंट कराना चाहते हैं वो भी उस पॉलिसी और प्रोसीजर या नई जो इंतजामी ढांचा है उसको ना सिर्फ ऑन करें बल्कि उसको संजीदगी से अमल करें। आप इस बात से कहने का मकसद ये है कि हमारी ब्यूरोक्रेसी जो है इस वक्त उसका चेंज होना बहुत जरूरी है और वो ओवरनाइट चेंज हो नहीं सकती। ज़ाहिर है आप ये नहीं कर सकते कि आप पता चला कि आपने 18 ग्रेड एंड अबव के सारे ब्यूरोक्रेट्स को फारिग कर दिया, ये तो नामुमकिन सी बात है ना। उनको टाइम देंगे, लोग नॉर्मल प्रोसीजर से अपनी पोजीशनिंग लेंगे, प्रमोशन होंगे, वो आके सेक्रेटरी लेवल तक जाएंगे, तो ब्यूरोक्रेसी को भी 2-3 साल लगेंगे दोबारा से तब्दील होके नए और अच्छे और मेहनती लोग आने में। तो ये सब पार्ट ऑफ द पैकेज, इट टेक्स मे बी 3 to 4 years तो आपको इसके असरात और इसके समरात नजर आना शुरू होंगे। चलें जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू, सलामत रहे, हमने वक्त दिया। जमाल साहब मुख्तसर सा क्या कहेंगे? देखिए, इनके मुस्लिम साहब ने बहुत खूबसूरत बातें की, मैं टोटली इनसे इत्तेफाक करता हूँ। हकीकत में यही है, बहुत सारी चीज़ें कौम के नहीं समझने की होती हैं या उस लेवल नहीं होता है। आप जब कोई चीज़ देखें, कोई चीज़ आप जब नई पॉलिसी बनाते हैं उसके इम्प्लीमेंट होने और उसके नताइज अवाम तक पहुँचने में 6 से 7 महीने, 8 महीने और साल तक लग जाता है। एक बात। दूसरी बात चीज़ है, मीडिया का प्रोपेगेंडा और शोर ज़्यादा है, क्योंकि मेन जो पावर दो जमातें थी जिनके ज़र्रे खरीद सहाफ़ी थे, जिनके मीडिया हाउसेज जिनके खरीद थे, वो दोनों उससे बाहर हैं, किससे इक़्तिदार से बाहर हैं। और इसी तरह मज़हब फरोश जिस तरह के कुछ तंजीमें थी वो भी इक़्तिदार से बाहर है। तो प्रोपेगेंडा बहुत ज़्यादा करते हैं। अगर आप रियलिटी को देखें, 2-4 चीज़ें महंगी होगी, उसके अलावा रियलिटी को देखें, नून लीग के अपने पूरे दौरे इक़्तिदार में आप स्टॉक एक्सचेंज को देखें तो वो कितना 52,000 पॉइंट से कभी 38,000 पॉइंट तक नीचे गिरता रहा है। 52 और 38,000 के बीच में रहा है स्टॉक एक्सचेंज नून लीग के दौर में। कभी किस पे गया, 40 पे गया, 42 पे गया, 43,700 पे गया। ये स्टॉक एक्सचेंज के आपके पॉइंट्स हैं। किन के दौर में? ये नून लीग के दौर में मैक्सिमम जो रहा कि मतलब 42,700 पे रहा है। जबकि आप अगर इनके दौर इक़्तिदार को उठा के देखें, इनके पीटीआई के ये जो 7-8 महीने, ये फरवरी का महीना देखें, जनवरी का महीना जो वो हो रहा है, तो इसमें भी जो है कि कितने भी रही वही इनके जो है ना मैक्सिमम जितना गिरा है 36,000 तक गिरा है। मतलब उनसे थोड़ा सा फ़र्क है, बाकी उस पर 40,000 पॉइंट्स पे उनका स्टॉक एक्सचेंज रहा है। तो बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। अब देखिए, प्रोपेगेंडा ज़्यादा है। जैसे कि मतलब आप उठा के देखें सोशल मीडिया में जो टमाटर की रेट आ रही है, जो टमाटर और डॉलर साथ साथ चल रहे हैं, ऐसी पोस्टें भी आपको नजर आएगी। 142 पे जी टमाटर और 142 पे क्या डॉलर। कल मेरे दोस्त ने, जो मेरे जानने वाले पर्सनल दोस्त है, उन्होंने रावलपिंडी से टमाटर खरीदा, कहते 50 रुपये का मैंने टमाटर किलो खरीदा। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सोशल मीडिया में शोर ज़्यादा हो रहा है, हकीकत रियलिटी कुछ नहीं होती। बहुत शुक्रिया जमाल साहब आपका भी, और दीगर मेहमानान गिरामी डॉक्टर शहनाज गाजी साहिबा और मुस्लिम हसनी साहब, उनका भी बेहद शुक्रिया। आप नाज़रीन का भी बेहद शुक्रिया। वक्त हमारे पास ख़त्म है। उम्मीद यही की जा सकती है, जिस तरह काम चल रहा है, काम हो रहा है, अगर यही बात है, अगर हुकूमत आवाम से झूठ ना बोले और फ्रॉड ना करे तो महंगाई हमने बहुत कुछ बर्दाश्त किया है, ये भी बर्दाश्त कर लेंगे। लेकिन ये ना हो कि ये भी वही महंगाई भी करें और बाद में जाके हमारे साथ कोई और गेम खेली जाए, उसकी तो हम नहीं रखनी चाहिए ऐसी उम्मीद, और ना ही ऐसी सोचनी चाहिए। अच्छी उम्मीद के साथ हमारी दुआ है कि पाकिस्तान जल्द तरक्की करे, क्योंकि पाकिस्तान है तो हम हैं। इजाज़त दीजिए, अगले प्रोग्राम में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। इन्नमल मुअमिनून